हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे, सही सलामत होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो आज जो हिंदी व्याकरण का जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य बिंदु है, वो है क्रिया। कि क्रिया होता क्या है, क्रिया किसे कहा जाता है, इसके कितने रूप है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्रिया आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि इसके भेद क्या है, इसके बनाने के नियम क्या है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्रिया क्या होता है। तो देखिए, क्रिया का मतलब क्या होता है। पहले क्रिया का अर्थ जानेंगे कि क्रिया क्या है। तो क्रिया का मतलब जो भी चीज हम काम करते हैं, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सभी जो काम ही किया जाता है वो क्या कहलाता है, क्रिया के अंतर्गत आता है या क्रिया कहलाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे इसका क्रिया का परिभाषा क्या दिया हुआ है। तो देखिए, क्रिया के बारे में क्या दिया हुआ है कि क्रिया वह वाक्य को पूर्ण बनाती है। यानी क्रिया जो है किसी भी वाक्य को क्या करती है, पूर्ण बनाती है। जैसे पढ़ना, क्या पढ़ती है, जैसे कि सीता क्या कर रही है, पढ़ रही है। ठीक है। इसे ही वाक्य का विधेय कहा जाता है। ठीक है। इसे ही वाक्य का क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। यानी वाक्य में किसी काम के करने, जो भी वाक्य है, और उस वाक्य में काम के करने का या होने का भाव हो, वही क्या कहलाता है, तो वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है। आई बात समझ में। जैसे कि कोई वाक्य बनाया जा रहा है और उस वाक्य में काम करने का बोध हो, या समझ में है कि वो काम क्या किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे कि क्रिया के उदाहरण क्या है। तो चलिए देखते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे देखिए, राम आम खा रहा है। राम आम खा रहा है। ठीक है। यानी देखिए, यहाँ पे ये वाक्य है, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, राम जो है, राम जो क्या कर रहा है, खा रहा है, यानी खाने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, खाने का। ठीक है। तो क्वेश्चन है ना कि क्रिया क्या होता है कि जिसमें कार्य होने का भाव हो या बोध कराए, वही क्या कहलाता है, क्रिया। तो इसमें क्रिया का क्या कहलाएगा, जिसमें काम होने का बोध हो। तो राम कौन सा काम कर रहा है, तो खाने का काम कर रहा है। राम किसका काम कर रहा है, खाने का। ठीक है। और क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। क्या खा रहा है, आम। तो जिस क्रिया में काम को होने का बोध हो या भाव हो, वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, जैसे कि खाना हो जाएगा, गाना हो जाएगा, ठीक है, पढ़ना हो जाएगा, बोलना हो जाएगा, इत्यादि। तो इससे क्या पता चलता है, क्रिया को हम पहचानने का तरीका और क्या हो सकता है कि जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो, ना लगा हो, जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो, ना लगा हो, वैसे शब्द को क्या कहा जाता है, तो वैसे शब्द को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें काम का होने या करना समझा जाए, वही क्या कहलाता है, क्रिया कहा जाता है। जैसे कि राम क्या कर रहा है, राम आम खा रहा है। राम जो कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, तो खाने का काम कर रहा है। ठीक है। और पहचाने का तरीका क्या है, या दूसरा परिभाषा भी हम बोल सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, वैसे शब्द को क्या कहा जाता है, वैसे शब्द को क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, गाना, पढ़ना, बोलना, ठीक है, बैठना, सोना, रोना, ये सभी क्या कहलाता है, क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी हम ये देखना है कि यदि किसी काम या व्यापार का बोध न हो, तो ना अंत आने वाले शब्द क्रिया नहीं कहलाते हैं। ठीक है। जिसमें किसी काम का होने का बोध ना हो या कोई व्यापार करने का काम ना हो, तो वो क्या कहलाता है, क्रिया नहीं कहलाता है। क्रिया वही कहलाता है जिसमें काम होने का भाव हो या फिर क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए। जैसे कि राम आम खा रहा है, जैसे सीता किताब पढ़ रही है, रीता किताब पढ़ रही है, रीता किताब पढ़ रही है, रीता किताब पढ़ रही है। रीता जो है यहाँ काम कर रही है। रीता क्या है, यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन कौन सा काम कर रही है, तो पढ़ने का काम कर रही है। तो यहाँ पे भाव आया ना, काम करने का, तो वही क्या है, क्रिया। कि जिसमें काम होना हो या होने का बोध हो, वही शब्द क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। इन शब्द में, इस वाक्य में क्रिया क्या कहलाएगा, तो पढ़। क्या कहलाएगा, पढ़। ठीक है।
इस वाक्य में जो क्रिया होगा ये क्या होगा, पढ़ होगा। समझ में आया? क्रिया वही है जिसमें काम होने का बोध हो या किया जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अगला जो देखेंगे क्रिया के प्रकार देखेंगे कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो है सकर्मक क्रिया। पहला क्या है, सकर्मक क्रिया, और दूसरा जो है अकर्मक क्रिया है। दूसरा क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन? पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या है, अकर्मक क्रिया। तो देखेंगे कि सकर्मक क्रिया होता क्या है। तो चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़े, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब समझेंगे कि जो कर्ता है इसका मतलब क्या होता है और कर्म का मतलब क्या होता है। कर्ता का अर्थ जो व्यक्ति काम करता है या जो वस्तु कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्म जिसमें यानी जो हम क्रिया कर रहे हैं उसका फल यदि किस पे पड़ता है, उस शब्द पे पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि पहले एक दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़े या अनिश्चित रूप से पड़े या क्या निश्चित रूप से पड़े, उसे क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। पहले देखेंगे कि सकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या है। जैसे देखते हैं सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, गीता कहानी लिख रही है। गीता क्या कर रही है, कहानी लिख रही है, ठीक है। तो इसमें गीता जो हो गया वो हो गया संज्ञा, ठीक है, यह संज्ञा, लेकिन यहाँ पे हम संज्ञा नहीं देख रहे हैं, कर्ता और कर्म देख रहे हैं, ठीक है। तो देखना सकर्मक क्रिया क्या बोलता है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़े, उसका फल किस पे पड़ना चाहिए, कर्म पे पड़ना चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया। तो इसमें देखेंगे कि कर्म क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे इस वाक्य को, गीता क्या कर रही है, गीता कहानी लिख रही है। गीता क्या कर रही है, कहानी लिख रही है, ठीक है। तो ये जो कहानी हो गया, ये हो गया कर्म, ये क्या हो गया, कर्म। और ये लिख जो हो गया ये क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। लिख रही है क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर कर्ता क्या होगा, तो कर्ता, इसमें बताओ कि काम कौन कर रहा है, गीता काम कर रही है ना, तो कर्ता हम किसे कहते हैं, जो व्यक्ति या वस्तु काम करता है वही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और काम करने के बाद जिसका फल जिस वस्तु पर पड़े या जिस व्यक्ति पर पड़े वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे जो गीता हो गई वो क्या हो जाएगी, कर्ता हो गई, क्योंकि गीता कार्य कर रही है, क्या कार्य कर रही है, लिखने का कार्य कर रही है। क्या लिख रही है, तो कहानी लिख रही है, ठीक है। तो इसमें कर्म क्या हुआ, कहानी हुआ, ठीक है। तो अगला एक और देखेंगे एग्जाम्पल से, जैसे मोहन भोजन खा रहा है, या फिर यहाँ पे दूसरा कुछ ले लेते हैं, मोहन फल खा रहा है, मोहन फल खा रहा है। मोहन क्या कर रहा है, फल खा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें बताइए, ये जो दूसरा है इसमें बताइए कि इसमें कर्म क्या होगा, क्रिया क्या होगा और कर्ता कौन होगा। तो यहाँ हम जानेंगे कि खाना, यानी खाना जो क्या हो जाएगा, खा रहा है, ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया। क्या खा रहा है, यानी फल पड़ रहा है किस पे, कर्म पे, तो फल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म, ठीक है। और मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता, कि मोहन जो काम कर रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्ता के अंतर्गत आएगा। कर्ता वही जो काम करता है, ठीक है।
या कोई वस्तु काम करता है वो कर्ता कहलाता है, और काम करने के दौरान जिस शब्द पे फल पड़े उसे क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। तो मोहन फल खा रहा है, तो मोहन सबसे पहले देखेंगे कि क्या खा रहा है, तो मोहन फल खा रहा है, ठीक है। तो जिस वाक्य में यदि हम क्या लगाते हैं और क्या लगाने के बाद हमें उत्तर मिल जाए तो बोल सकते हैं कि वैसे क्रिया क्या कहलाती है, तो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला देखेंगे कि अकर्मक क्रिया है क्या। तो इसमें देखिए क्या है, बस उसके ठीक विपरीत है कि वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाए, यानी अपने साथ कर्म को नहीं लाए, जिस क्रिया का फल व्यापक कर्ता पे ही पड़े, इसमें कर्म नहीं आता है, ठीक है। इसमें केवल क्या रहता है, तो इसमें केवल कर्ता ही रहता है, इसमें क्या रहता है, कर्ता ही रहता है। वह क्रिया क्या कहलाती है, तो वह क्रिया कहलाती है अकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ में आया। सकर्मक क्या है, जिसमें कर्ता जो काम कर रहा है उसका फल कर्म पे पड़ता है, तो सकर्मक। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ण रूप से फल कर्ता पे ही पड़ता है, इसमें कर्म आता नहीं है। जैसे कि देखना एग्जाम्पल से समझेंगे, वह सोती है, वह सोती है, ठीक है। एक और देखेंगे, राधा हंसती है, राधा हंसती है, ठीक है। तो अब इसमें जानेंगे इस वाक्य में क्या है। तो सबसे पहले सोती यानी सोना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सोना। और सोना एक क्या है, तो सोना एक क्रिया है। क्या है, क्रिया है। इसमें बताइए अब ये वह जो है ये क्या हो जाएगा, कर्ता, क्योंकि कर्ता वही होता है जो काम करता है या काम कराने का बोध करे, वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। जैसे कि देखिए ये हो गया कर्ता, ठीक है। तो इसमें बताइए कहीं भी कर्म दिखा आपको, नहीं ना दिखा, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब आएगा क्वेश्चन, जैसे कि फिर इसमें है कि राधा क्या कर रही है, हंसती है, तो हंसना एक क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, और राधा क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी, कि राधा क्या कर रही है, हंस रही है, ठीक है। क्रिया वही जो काम किया जाए या होने का बोध हो या जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, क्या कहलाता है, क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें केवल क्या है, कर्ता है और क्रिया है। तो जब केवल कर्ता और क्रिया रहे तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। क्या कहलाता है, अकर्मक। और सकर्मक में क्या होता है, कर्ता के साथ साथ कर्म भी रहता है और उसका फल कर्ता पर न पड़ के किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। तो ऐसे क्रिया को सकर्मक, और जिसपे केवल क्या रहता है, कर्ता रहता है, उसमें कर्म नहीं रहता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब देखिए, अब सकर्मक अकर्मक पहचानने का तरीका क्या है, सकर्मक अकर्मक पहचानने का तरीका देखिए। सकर्मक और अकर्मक पहचानने का तरीका क्या है, तो सकर्मक अकर्मक पहचानने का एक ही तरीका है कि वाक्य में यदि हम क्या लगाएं और क्या लगाने के बाद हमें उत्तर मिल जाए तो सकर्मक के अंतर्गत आता है। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर मिल जाए, तो क्या कहलाता है, सकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, सकर्मक। जबकि अकर्मक का क्या है, देखिए वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर न मिले,
तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर ना मिले तो अकर्मक। जैसे कि वह सोती है में लगाएंगे वह क्या सोती है, वह क्या सोती है, इसका कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, तो वैसे क्रिया क्या कहलाएंगे, अकर्मक। जैसे कि राधा हंसती है में क्या लगाते हैं, तो राधा क्या हंसती है, इसमें कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे कि वह खा रहा है, मान लीजिए एक वाक्य हो गया, वह खा रहा है, वह खा रहा है, तो इसमें हम वाक्य लगाते हैं कि अब ये जानेंगे कि ऐसे तो रहे कि इसमें केवल कर्ता है और क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगा। नहीं, अब देखेंगे कि पहले ये भी हमें देखना है कि सकर्मक क्या होगा। यदि वाक्य में यदि हम क्या लगाते हैं और क्या लगाने के बाद उत्तर मिल जाए तो सकर्मक के अंतर्गत, और वाक्य में क्या लगाने के बाद उत्तर नहीं मिलता है तो किसके अंतर्गत आएगा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे कि वह खा रहा है, इसमें हम लगाए कि वह क्या खा रहा है, जैसे कि वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, ठीक है। तो इसमें बताइए इसका उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वह कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा, फल खा रहा होगा, सब्जी खा रहा होगा, या अन्य कोई वस्तु कुछ तो खा रहा होगा ना, तो इसका उत्तर मिल गया ना। फिर भी इसमें क्या है, पूर्ण रूप से केवल कर्ता है और क्रिया है, तो ये क्या अकर्मक कहलाएगा कि सकर्मक कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सकर्मक। क्योंकि पहचानने का तरीका क्या है कि वाक्य में यदि क्या लगा दे और क्या लगाने पर उत्तर मिल जाए, क्या लगाने पर हमें क्या मिल जाए, उत्तर मिल जाए, तो वो सकर्मक के अंतर्गत, और क्या लगाने के बाद भी उत्तर ना मिले तो क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। जैसे कि राधा हंसती है, राधा क्या हंसती है, इसका कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा। वह सोती है, वह क्या सोती है, नहीं मिलेगा। जैसे कि मोहन लिख रहा है, अब इसमें लगाए कि मोहन क्या लिख रहा है, तो कुछ तो लिखता होगा ना, कहानी लिखता होगा, कविता लिखता होगा। तो जब उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक, और वाक्य में क्या लगाने के बाद भी यदि क्या हो रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो कर्मक के अंतर्गत आता है। इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है देखिए, हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब क्या होता है, जब किसी क्रिया को कर्ता कारक स्वयं नहीं करके क्या करता है, किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रेरित करता है, वैसे क्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। यानी जिसमें इस वाक्य में जो कर्ता होता है वो स्वयं काम नहीं करता है, वो दूसरे से करवाता है, ठीक है, प्रेरणा देता है। तो ऐसे क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि इसके पहले देखेंगे कि इसके कितने रूप है, तो प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा क्या है, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वाक्य देखेंगे, जैसे कि लिखना, ठीक है, लिखना। अब ये बताइए, जब किसी क्रिया को कर्ता कार्य स्वयं नहीं करता, यानी क्रिया जो होता है ना वो कर्ता स्वयं काम नहीं करता, लेकिन लिखना जो है वह ये लिखना जो है ये क्या लग रहा है कि कर्ता ये स्वयं काम कर रहा है, तो क्या ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं कहलाएगा। अब वही रहे लिखवाना, क्या रहे, लिखवाना, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक, कि वह किसी को प्रेरित किया है, किस क्या करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। या लिखाना, 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 ये भी क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब है पहला प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता होता है ना, अपने देख रेख में किसी को काम करवाता है, ठीक है, तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि हंसाना, क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, प्रथम प्रेरणार्थक, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि हंसाना, यानी करता तो स्वयं काम नहीं कर रहा है लेकिन करवा रहा है, अपने देखने में कि हंसा रहा है, ठीक है। तो जब ऐसे शब्द हंसाना, बुलाना, ठीक है, लिखाना, पढ़ाना, ये क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे कि बुलाना, पढ़ाना, इसमें कर्ता स्वयं नहीं काम करता है, किसी अन्य से करवाता है, प्रेरणा देके तो प्रेरणार्थक कहलाता है।
प्रथम में क्या होता है, जैसे अपने देखरेख में कोई कार्य करवाता है, जैसे हंसाना, बुलाना, पढ़ाना इत्यादि। ठीक है, अगला जो है वो है द्वितीयक। क्या है? द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, देखिए द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, तो इसमें कर्ता सामने नहीं रहता है, किसी अन्य व्यक्ति से वो काम करवाता है, जैसे कि लिखवाना, किसी अन्य से लिखवा रहा है, लिखवाना, बुलवाना या पढ़वाना, पढ़वाना, हंसवाना, हंसवाना इत्यादि। ठीक है, तो जिसमें दूसरे व्यक्ति से कह के उसको क्या किया रहा है, काम करने के लिए बोल रहा है, तो वो द्वितीय के अंतर्गत, और प्रथम में हम बोल रहे हैं और वो काम कर रहा है, वो प्रथम के अंतर्गत। अब इसका पहचानने का समान तरीका है कि जिस क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाएगा, जिसमें आना हो, जिसमें प्रत्यय क्या लगा हो, आना लगा हो। जैसे कि पढ़ाना, पढ़ाना में क्या प्रत्यय जुड़ा है, आना। ठीक है, बुलाना में क्या जुड़ा है, आना। हंसाना में क्या जुड़ा है, आना जुड़ा है, तो ऐसे प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाएंगे, प्रथम। अब द्वितीयक में क्या होता है, जिसमें वाना लगा हो, कौन सा प्रत्यय लगा हो, वाना प्रत्यय लगा हो, वाना प्रत्यय लगा हो, जैसे कि लिखवाना, पढ़वाना, हंसवाना, तो क्या कहलाएगा, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। पहचानने का तरीका कि प्रेरणार्थक क्रिया को कैसे समझेंगे, तो जिस वाक्य में जो कर्ता होता है वो स्वयं काम नहीं करता है, किसी अन्य से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। इसके दो रूप होते हैं, पहला जो हो गया प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा क्या हो गया, द्वितीयक प्रेरणार्थक। तो प्रथम क्या होता है, जिसमें अपने देखरेख में कोई कार्य करवाता है, और द्वितीय क्या होता है, किसी अन्य से कोई अन्य काम करवाता है, वो क्या कहलाता है, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। पहचानने का तरीका कि जिस शब्द में क्या कौन सा प्रत्यय जुड़ा हो, आना प्रत्यय जुड़ा हो, वो प्रथम प्रेरणार्थक कहलाएगा, और जिस क्रिया में क्या जुड़ा हो, वाना प्रत्यय जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। इसमें देखिए नोट में क्या दिया है कि कुछ धातु वास्तव में क्या होते हैं, अकर्मक या सकर्मक है, परंतु स्वरूप में प्रेरणार्थक से जान पड़ते हैं और देखने में क्या लगते हैं, प्रेरणार्थक के रूप में लगते हैं। अगला जो टॉपिक है देखते हैं क्या है। चलिए तो देखेंगे कि अकर्मक से सकर्मक बनाने के नियम क्या क्या है। तो पहला जो नियम है क्या है, पहला नियम में बताया गया है कि दो अक्षर धातु, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि दो अक्षर धातु के प्रथम अक्षर को क्या किया, और तीन अक्षर धातु के द्वितीय अक्षर को दीर्घ करके अकर्मक धातु से क्या बनाया जाता है, सकर्मक धातु बनाया जाता है, यानी उसे बड़ा करके क्या बनाया जाता है, जो अकर्मक होता है उसे सकर्मक बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखना, देखते हैं क्या हो जाएगा, जैसे कि पढ़ना, पढ़ना हो गया ना, ये क्या है, दो अक्षर वाले धातु यहाँ पे है, इसको क्या किया जाता है, इसके दीर्घ करके, इसे क्या करके बड़ा करके क्या किया जाता है, अकर्मक धातु से सकर्मक धातु में बदला जाता है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, पढ़ाना, पढ़ाना, समझ में आया। एक और जैसे कि गिरना या फिर खेलना, खेलना, खेल जो है दो अक्षर वाले धातु, इसको क्या दीर्घ करके क्या हो जाएगा, खिलाना। अगला देखेंगे पकड़ना, पकड़ना, ठीक है, पकड़ना का क्या हो जाएगा, पकड़वाना, पकड़वाना, समझ में आया। तो क्या होता है, पहला जो है अकर्मक से सकर्मक बनाने के लिए क्या बताया गया है कि जो दो अक्षर वाले धातु होते हैं या तीन अक्षर वाले धातु होते हैं, उसको क्या दीर्घ यानी बड़ा करके अकर्मक धातु से सकर्मक बनाया जाता है। अगला जो है, अगला नियम में क्या बताया गया कि अकर्मक धातु के प्रथम अक्षर में यदि ई या उ रहे तो उसके गुणों, उसमें क्या गुण के विकार करके सकर्मक धातु बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे कि जिस अक्षर में क्या हो, किसकी मात्रा हो, ई की मात्रा हो या फिर उ की मात्रा हो। जैसे कि मान लीजिए उड़ना हो गया, उड़ना, ठीक है, तो इसे क्या इसके गुणों में विकार करेंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ाना,
उड़ाना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये हो जाएगा अकर्मक से सकर्मक बनाया जाता है, जैसे कि लिखना। लिखना का क्या हो जाएगा? लेखन, लेखना। ठीक है। ठीक उसी प्रकार क्या है, ट अंत वाले अकर्मक धातु को, ट को क्या बनाया जाता है? र में बदल के उसको क्या अकर्मक से सकर्मक धातु के निर्माण किया जाता है, जैसे कि लटकना। तो इसका क्या हो जाएगा? ट है ना धातु में, तो इसका क्या हो जाएगा? लरना, लड़काना या लड़कना। लड़कना यानी हुज्जुक, मतलब थोड़ा लंगड़ा के चलना इत्यादि। यानी जो भी ट वाले धातु होते हैं उसको किस में बदला जाता है? र में बदल के उसको क्या किया जाता है? अकर्मक धातु से सकर्मक धातु में निर्माण या बदला जाता है। अगला जो है देखेंगे कि अगला क्या है। ठीक है, तो अगला क्या कहता है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है? पूर्व यानी वैसी क्रिया जो पहले बीत चुका। ठीक है, इसमें इसका परिभाषा देखेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया के बारे में क्या दिया है। तो पूर्वकालिक, जब कोई कर्ता, कर्ता यानी जो काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है या कोई वस्तु, ठीक है, वो क्या होता है? कर्ता। तो जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करता है, जब कोई व्यक्ति है वो एक क्रिया समाप्त किया और उसके बाद दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो पहले जो क्रिया हुआ रहता है ना उसे क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया के बारे में क्या बताया है कि जब कोई व्यक्ति या कर्ता क्या करता है? पहला काम समाप्त करके फिर दूसरा काम प्रारंभ करता है। तो जो पहला जो काम समाप्त किया है वही क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे कि क्या है। ठीक है, चोर उठ भागा, चोर उठ भागा। देखिए इसमें दो प्रकार का क्रिया हुआ है। पहला जो है उठ यानी उठना, पहले क्या किया? उठा। दूसरा क्या है? भागना। ठीक है, ये दोनों क्या है? क्रिया है। तो सबसे पहले चोर क्या किया है? पहले उठा है, उसके बाद क्या किया है? भागा है। तो इसमें पूछ दे कि चोर उठ भागा में पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले काम उसने क्या किया? पहले उठा है, उसके बाद क्या किया है? भागा है। तो वही क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा कि एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम प्रारंभ करता है, लेकिन पहला जो काम खत्म किया रहता है वही क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब चलिए देखते हैं कि नोट में क्या दिया गया। जैसे कि यदि दोनों साथ साथ हो तो ऐसी स्थिति में वह पूर्वकालिक न होकर क्रिया विशेषण का काम करता है। यदि दोनों साथ साथ हो, एक ही साथ काम हो, तो क्या वो पूर्वकालिक क्रिया नहीं कहा जा सकता है। समझ में है? पहले एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा बार प्रारंभ हुआ, उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे जो पहले बार में खत्म हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब, संयुक्त मतलब जुटना। क्या होता है? जुटना होता है कि जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है। जब कोई धातु दो या दो से अधिक योग से मिलकर क्या एक नया अर्थ देती है, यानी किसी एक ही क्रिया का काम करती है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संयुक्त क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया कहलाता है। समझ में आया? जब दो धातु एक साथ काम करते हैं यानी उसके योग से जो नए अर्थ प्रकट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए जैसे मुझे कुछ कह दे, मुझे कुछ कह देना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें दो क्रिया, दो धातु आपस में नहीं जुट रहा है। कब जुटेगा? जैसे कि देखिएगा, उसे कुछ दे देना।
ठीक है। यहाँ पे दे देना जो है, दे प्लस देना, ठीक है, दे प्लस देना जो क्या है, दो या दो से अधिक धातु के योग, ये दोनों क्या है, दो या दो धातु है, इससे जो बनकर एक नया अर्थ प्रकट होता है वही क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया कहलाता है। यानी दोनों का मतलब क्या है, संयुक्त क्रिया ही है, यानी यह एक ही क्रिया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संयुक्त क्रिया, जबकि ये नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें दो संयुक्त क्रिया कहीं भी नहीं स्थित है। कह देना, यहाँ पे सॉरी ये भी हो सकता है कह देना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे नहीं होते, इसको हटा देते हैं। तो समझ में आया संयुक्त क्रिया क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक धातु के योग से बनकर नया अर्थ देती है, ठीक है, यानी किसी एक ही क्रिया में वो दोनों एक ही काम करती है, दोनों क्रियाएं एक ही काम करती है, उसे क्या कहा जाता है, तो संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे उसे कुछ दे देना, ठीक है, या फिर उसे मत मार देना, ठीक है, ये जब दो क्रिया आपस में जब जुड़ती है और उसका अर्थ एक ही निकलता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अगला जो है देखिए क्या है, तो अगला जो है पॉइंट संयुक्त क्रिया के प्रकार। तो सामान्य रूप से संयुक्त क्रिया के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 10 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। पहला जो है निश्चय बोधक, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है। निश्चय का मतलब क्या होता है, जो निश्चितता की बोध कराता हो, ठीक है। दूसरा जो है समाप्ति बोधक, समाप्ति का मतलब क्या होता है, जो खत्म हो गया, जो क्रिया खत्म हो चुका है उसे क्या कहेंगे, समाप्ति बोधक क्रिया कहेंगे। उसके बाद क्या है तत्काल बोधक, तत्काल यानी जो अभी हो रहा है, ठीक है। आरंभ, आरंभ का मतलब क्या होता है, जो अभी अभी शुरू हुआ है, ठीक है। परतंत्र यानी दूसरों के कहने पर जो कार्य किया जाए, ठीक है। शक्ति, जिस क्रिया में, जिस काम में क्या हो, शक्ति का प्रयोग, यानी शक्ति का, यानी शक्ति जिसमें लगा हो, जिस काम को करने में, उसे क्या कहेंगे, शक्ति बोधक। उसके बाद क्या है नित्य बोधक, जो प्रतिदिन होता हो, नित्य यानी हर रोज होता हो। इच्छा, इच्छा यानी अपनी इच्छा से जो कार्य किया जाए, यानी मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं गाना चाहती हूँ, तो ये क्या कहलाता है, इच्छा बोधक कहलाता है। उसके बाद अवकाश, यानी समय अवसर के मिलने हेतु जो कार्य किया जाए, वो कठिनाई से हो रहा है कि समय के अनुकूल हो रहा है या प्रतिकूल है, वो क्या कहलाता है, अवकाश बोधक क्रिया। एकार्थक क्रिया क्या होता है, एकार्थक क्रिया का मतलब कि जब दो ध्वनि एक ही क्रिया पर, एक ही काम पर बल देता है, उसे क्या कहा जाता है, एकार्थक बोधक क्रिया कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि पहला जो है निश्चय बोधक क्या है, ठीक है। निश्चय बोधक क्रिया क्या कहलाता है, तो निश्चय बोधक के बारे में क्या दिया है कि धातु के आगे, धातु के आगे क्या लगा हो, उठना लगा हो, ठीक है, या बैठना हो, आना जाना, पढ़ना, डालना, लेना देना, चलना और रहना के लगने से, यानी इन शब्दों को धातु के बाद लगने से जो क्रिया का निर्माण होता है वो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है। वो क्या कहलाता है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे कि देखना, उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि दाल में घी डाल देना, ठीक है, ये डालना, डालना आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय बोधक क्रिया कहलाएगा। एक और एग्जांपल से देखेंगे, बच्चे खेलते खेलते गिर पड़े। यहाँ पे देखिए पढ़ना, तो क्या जिसमें पढ़ना आ जाए, डालना आ जाए, लेना आ जाए, देना आ जाए, ठीक है, तो वो जो संयुक्त क्रिया होगी कौन सी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, तो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अगला जो है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट जो है वो है शक्ति बोधक, यानी शक्ति का मतलब जिसमें ऊर्जा, यानी जिसमें शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि धातु में, धातु के आगे, इसको पहचानने का तरीका है, यदि धातु के आगे क्या लग जाए, सकना लग जाए, ठीक है, सकना मिलाने से जो क्रियाएं का निर्माण होता है उसे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे,
जैसे देखिए, जैसे सकना लग जाए, क्या बताया, जैसे दादाजी अब चल सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। दादाजी क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो सकना आ गया ना, यानी चलने में शक्ति हो रहा है, शक्ति का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। काम करने में क्या हो रहा है, शक्ति लग रहा है। जैसे एक और उदाहरण से समझेंगे, रोगी बोल सकता है, यानी रोगी को बोलने में क्या शक्ति लग रहा है, यानी रोगी को बोलने में क्या लग रहा है, शक्ति लग रहा है। यानी क्या बताया, धातु के आगे, यानी बोले क्या है, धातु है, चले क्या है, धातु है, इसके आगे क्या लग रहा है, सकना लग जाए, ठीक है। जैसे सकते, सकता है, ठीक है, वो लग जाता है, वो क्या कहलाता है, तो शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। जिस काम को करने में हमें शक्ति लगती है उसे क्या कहा जाता है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। आगे देखेंगे अगला क्या है। अगला जो है वो है समाप्ति बोधक, यानी जब धातु, समाप्ति का मतलब क्या होता है, वैसी क्रिया जो खत्म हो चुका हो, वो काम जो खत्म हो चुका हो वैसी, उसे क्या कहा जाता है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि जब धातु के आगे चुकना रखा जाता है तब वह क्रिया क्या कहलाता है, समाप्ति बोधक कहलाता है। यानी धातु के आगे चुका है, चुकी है इत्यादि रहे तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है समाप्ति बोधक। जैसे कि उदाहरण से देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा, मोहन खा चुका है, ठीक है। ये खा जो है वो क्या है, धातु है, और उसके बाद क्या लगा है, चुका हुआ लगा है, तो उसे क्या कहा जाता है, समाप्ति बोधक। यानी यह कार्य क्या हो चुका है, संपन्न हो चुका है, तो ऐसे संयुक्त क्रिया को क्या कहा जाता है, तो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कि एक और उदाहरण से समझेंगे, दिनेश घर जा चुका है, दिनेश घर जा चुका है। ये जो जा है वो क्या है, धातु है। धातु के बारे में बताया जाएगा आगे कि धातु होता क्या है, ठीक है। तो धातु होता क्या है, अगला पॉइंट इसमें भी क्या है, धातु क्या है, खा है, उसके बाद क्या लगा है, चुका है, यानी चुकना लग जाए, तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि समाप्ति बोधक क्या होता है, कि जो काम खत्म हो चुका हो। पहचानने का तरीका, धातु के बाद यदि चुका है लग जाए, चुकी है लग जाए, तो ऐसी क्रिया को समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अगला जो पॉइंट देखेंगे वो क्या है, उसको समझेंगे। हाँ देखिए क्या है, नित्य बोधक। नित्य का मतलब क्या होता है, नित्य का मतलब जो प्रतिदिन हो, ठीक है, जो रोज हो। इसका पहचानने का तरीका क्या है, कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के आगे क्या लग जाए, करना लग जाए, यानी करना शब्द जुट जाए, उसे क्या कहा जाता है, तो नित्य बोधक क्रिया कहा जाता है, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे कि नित्य बोधक संयुक्त क्रिया होता क्या है। तो देखिए क्या है नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। नित्य बोधक संयुक्त क्रिया जैसे कि तुम रोज यहाँ, तुम रोज यहाँ आया करना, आया करना, ठीक है। क्या बताया गया, समाप्ति बोधक कि भूतकाल क्रिया में आया, ठीक है, भूतकाल क्रिया में क्या लग जाता है, यदि करना जुट जाए तो वो क्या कहा जाता है, नित्य बोधक क्रिया कहलाता है। और नित्य यानी रोज, यानी तुम रोज यहाँ आया करना। तो ये क्वेश्चन पूछे कि बताए तुम रोज यहाँ आया करना कौन सा संयुक्त क्रिया हो जाएगा, तो नित्य। इसका पहचानने का तरीका तो ये है कि इसमें क्या लगा है, रोज लगा है, रोज यानी जो प्रतिदिन हो रहा है। एक और उदाहरण से देखेंगे, समझेंगे कि क्या है, तुम रोज चैन
नल देखा करना, तुम रोज चैनल देखा करना। यहाँ पे देखा क्या हो जाएगा, भूतकाल की क्रिया हो जाएगी। उसके बाद क्या है, करना लग रहा है, क्या लग रहा है, करना लग रहा है। तो जिस वाक्य में यदि रोज के बाद, भूतकाल के बाद यदि क्या करना शब्द जुट जाए तो समझिए कि कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो नित्य बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है देखेंगे, अगला क्या है, अगला टॉपिक क्या है, तो अगला है तत्काल बोधक। तत्काल यानी सकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकालीन पुल्लिंग एक वचन के रूप में अंतिम स्वर में आय को ए में करके आगे डालना या दे देना लग जाए तो उसे तत्कालिक बोधक क्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तत्कालिक, यानी जिसमें क्या है आ को ए में बदल दिया जाता और उसके आगे क्या डालना हो जाए या फिर देना हो जाए, तो ऐसे वाक्य को, ऐसे शब्द को कौन सा कहेंगे, तो ऐसे वाक्य, ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, तो तत्कालिक बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कहे डालना, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कहे डालना, कहे डालना, ठीक है, कहे देना, कहे देना, ठीक है। यानी जिस वाक्य में ऐसे शब्द लास्ट में लगे हो, ठीक है, तो समझिए कि वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तत्कालिक बोधक। क्या हो जाएगा, तत्कालिक बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। जिस वाक्य में कहे डालना, कह देना, यानी डालना देना इत्यादि शब्द आ जाए तो वैसे शब्द को क्या कहा जाए, वैसी क्रिया को क्या कहा जाता है, तो नित्य सॉरी तत्काल बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला जो है, अगला प्रकार है वो है कि इच्छा बोधक। इच्छा यानी कामना कहा जाता है, यानी जिसके अंदर चाह हो कुछ करने की, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, जिस काम को करने में हमें इच्छा जागृत होती है उसे इच्छा बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कि क्या है कि सामान्य भूतकालीन क्रिया में, सामान्य भूतकालीन क्रिया में यदि चाहना लगने लगे तो वैसे क्रिया को क्या कहा जाता है, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखेंगे कि इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होता क्या है, उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि राधा गीत गाना चाहती है, ठीक है, मोहन घर जाना चाहता है। यानी वो व्यक्ति राधा हो या मोहन, वो दोनों क्या करे, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं उस काम को करने के लिए कि मेरी इच्छा है कि मैं गाना चाहती हूँ, मैं गीत गाना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो जिस जिस वाक्य में चाहना लग जाए, ठीक है, यानी चाहती है, चाहता है लग जाए, वैसी क्रिया को क्या कहेंगे, तो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या पहचानने का तरीका क्या है, चाहना लग जाए तो क्या हो जाएगा, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला जो पॉइंट है वो है आरंभ बोधक। आरंभ का मतलब क्या होता है कि जो अभी शुरू हुआ है, जो क्या हुआ है, अभी शुरू हुआ है, वैसे क्रिया को क्या कहा जाता है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कि देखिए इसमें क्या बताया गया है कि क्रिया के साधारण रूप में ना को किस में बदल दिया जाता है, ने में बदल दिया जाता है, और ने करने के बाद लगना मिले, ठीक है, लगना मिल जाए तो ऐसे क्रिया को आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आरंभ बोधक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण से समझेंगे, मेघ बरसने लगा, मेघ क्या हुआ, बरसने लगा। जैसे कि बरसना है, ठीक है, ये बरसना क्या है, क्रिया है। तो कहता क्या आरंभ बोधक क्या है कि जो भी क्रिया है उसको ना को किस में चेंज किया जाता है, ने में बदला जाता है, और उसके बाद लगना जैसे शब्द आ जाए तो ऐसी क्रिया को आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मेघ बरसना है तो ना जो था, ठीक है, यहाँ पे ना जो शब्द है
ना जो है यहाँ पे हम किस में बदल दिए, ने में बदल दिए, और ने के बदलने के बाद क्या लगाए, लगना लगा दिए। तो ऐसे शब्द को आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है अवकाश बोधक, ठीक है, क्रिया के सामान्य रूप में। देखिए क्या है, क्रिया के सामान्य रूप में ना को ने करके पाना देना मिलाने से जो क्रिया का निर्माण होता है उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवकाश बोधक, यानी समय के प्रतिकूल, यानी वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कि देखिए उसे घर जाने देना चाहिए, उसे घर जाने देना चाहिए, यानी जाना हो गया, जाना को ना को हम किस में बदले, यहाँ पे ना को हम किस में बदले, ना को इसमें कहा बदले, ने में बदल दिए, और ने के बाद क्या लग जाए, यदि पाना हो या फिर देना हो, जैसे कि देना यहाँ पे लग जाए, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती है, तो अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। कि जिस वाक्य में क्या होता है, ना जो है, ना शब्द को ने में बदला जाता है उस काम को, और उसके बाद उसके बगल में उसके आगे क्या लगाया जाता है, पाना हो जाए, देना हो जाए, तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। तो अगला है परतंत्र। परतंत्र का मतलब जो दूसरे पर अधीन। परतंत्र का अर्थ क्या होता है, जो दूसरे पर अधीन हो, और यहाँ पे परतंत्र क्रिया है, यानी जो काम दूसरे के अधीन करवाया जाए, यानी दूसरे की इच्छा के काम करवाया जाए, तुम्हारा मन उस चीज में लगता नहीं हो उस काम को करने में, तो वैसे क्रिया को परतंत्र संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए पहचाने का तरीका बताया गया है कि क्रिया के सामान्य रूप में क्या होता है, आगे परना लग जाए, उस वाक्य के लास्ट में परना जैसे शब्द लग जाए, तो वैसे शब्द को क्या कहा जाता है, परतंत्र क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, परतंत्र संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि उदाहरण के अनुसार समझेंगे। दिनेश को मोहन की आत्मकथा लिखना पड़ा। ठीक है, यानी दिनेश का मन नहीं था उस काम को करने के लिए, फिर भी उसे काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है कि तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य में पढ़ना लग जाए लास्ट में, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, तो ऐसी क्रिया परतंत्र बोधक क्रिया के अंतर्गत आती है। एक और देखेंगे, आखिरकार। बच्चन जी को आना पड़ा, यानी उनकी इच्छा आने की नहीं थी, फिर भी वो क्या किए, आए। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, परतंत्र, जो दूसरे के अधीन दूसरे की इच्छा से काम किया जा रहा है, वैसे क्रिया को क्या कहा जाता है, परतंत्र संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जिस वाक्य के लास्ट में पढ़ना लग जाए, वो काम नहीं करना चाहता है फिर भी उसे करवाया जा रहा है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, तो परतंत्र बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है, या परतंत्र संयुक्त बोधक क्रिया कहलाता है। अगला जो लास्ट है देखिए, वो है एकार्थक बोधक। यानी एकार्थक बोधक क्या होता है, तो जब दो ध्वनि एक ही काम पर बल देता है, एक ही क्रिया पर बल देता है, तो वैसे क्रिया को क्या कहा जाता है, एकार्थक बोधक क्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, एकार्थक बोधक क्रिया कहा जाता है। अब इसमें क्या था कि कुछ संयुक्त क्रिया एकार्थक बोधक होती है,
जैसे कि इसका पहले समझेंगे कि एक अर्थ क्या होता है, ठीक है। जैसे कि जब दो ध्वनि एक ही कार्य पर एक ही क्रिया पर बल दे, एक ही क्रिया पर बल दे, वैसी क्रिया जब दो ध्वनि एक ही क्रिया पर बल दे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एकार्थक बोधक संयुक्त। जैसे कि चलना फिरना, मार पीट, इसका अर्थ क्या होगा? एक ही अर्थ होगा ना कि मारना या पीटना क्या है, एक ही कार्य पर बल दिया जा रहा है कि उसे मारा जा रहा है। जैसे कि वाक्य के अनुसार समझेंगे, राहुल को मारा पीटा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। वह अब चल फिर सकता है, ठीक है। जैसे कि चल फिर, चलना फिरना, मारना पीटना, ये दोनों का क्या है? दोनों क्रियाओं का, दोनों ध्वनियों का काम क्या है? एक ही कार्य पर, यानी एक ही क्रिया पर क्या कर रहा है? बल दे रहा है। एक ही क्रिया पर जो बल देता है उसे क्या कहा जाता है? एकार्थक बोधक क्रिया कहा जाता है। कि एकार्थक बोधक क्रिया क्या होता है? तो वैसी क्रिया जिसमें दो ध्वनि एक ही काम पर बल देता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? एकार्थक बोधक कहा जाता है। एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है, तो ये रहा उस संयुक्त क्रिया के आधार पे जो 10 टॉपिक था, 10 जो भेद था सामान्य रूप से, वो क्या हुआ? खत्म हुआ। अगला है धातु, जिसमें अभी जितने भी पढ़े उसमें धातु नाम है कि धातु होता क्या है। तो पहले उदाहरण देखेंगे, उसके बाद उसका परिभाषा समझेंगे कि धातु क्या है। जैसे कि देखिए, जैसे कि पढ़ना, हंसना, बोलना, लिखना इत्यादि, ठीक है। तो धातु क्या होता है ना, जैसे कि पढ़ना, पढ़ना में हम देखेंगे कि पढ़ना बना कैसे है। तो पढ़ में क्या लगा है? पढ़ में जब ना लगा है तो क्या बना है? पढ़ना लगा, पढ़ना बना है। क्या बना है? पढ़ना बना है। तो ये जो पहला वाक्य होता है, पहला जो शब्द होता है, पहला जो पद होता है, उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो क्रिया तो बोल सकते हैं ना, क्रिया का प्रथम रूप या मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। पढ़ना क्या हो गया? ये पढ़ना क्या है? क्रिया है। और क्रिया का मूल रूप क्या है? पढ़ है। क्रिया का मूल रूप क्या है? पढ़ है। और इसी क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? पढ़। यहाँ पे क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु के अंतर्गत आएगा। तो इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं? क्रिया के मूल को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। या क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो देखेंगे धातु क्या है। तो क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जैसे कि पढ़ना में थी कि धातु क्या हो जाएगा? पढ़। हंसना में क्या हो जाएगा? हंस। बोलना में क्या हो जाएगा? बोल। लिखना में क्या हो जाएगा? लिख। यही क्या कहलाता है? जो भी काम है उसका जो मूल रूप है वही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। समझ में आया? अब देखेंगे कि धातु के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन। तो धातु के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। धातु के मुख्य रूप से कितने भेद? दो भेद।
धातु के दो प्रकार, होते हैं। धातु के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है धातु के दो प्रकार में। पहला जो धातु का प्रकार है उसे मूल धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल धातु। और जो धातु का दूसरा प्रकार है उसे यौगिक धातु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? यौगिक धातु। तो मूल धातु का हम क्या लिख सकते हैं? मूल धातु के बारे में क्या लिख सकते हैं? वह धातु जो स्वतंत्र हो, वह धातु जो क्या हो? स्वतंत्र हो, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय न लगा हो, उसे क्या कहा जाता है? मूल धातु कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में समझेंगे, क्या हो जाएगा? जैसे कि पढ़, लिख, बोल इत्यादि। समझ में आया? धातु के कितने रूप? तो दो रूप। धातु में पता है क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। धातु के दो प्रकार, एक मूल धातु होता है, एक यौगिक धातु होता है। एक क्या होता है? मूल धातु, और दूसरा क्या होता है? यौगिक धातु। मूल धातु क्या होता है? जो स्वतंत्र होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय या शब्द नहीं जुड़ा होता है। जैसे कि पढ़ हो गया, लिख हो गया, बोल हो गया, ये जितने भी है ये किसके उदाहरण है? तो ये सभी है मूल धातु के उदाहरण। अब यौगिक धातु होता क्या है? तो वो धातु जो किसी ना किसी प्रत्यय से मिलके बना हो। देखेंगे क्या है? वह धातु जो प्रत्यय के मिलने से बने। वह धातु जो प्रत्यय के मिलने से बने। वह धातु जो किसके मिलने से बने? प्रत्यय के मिलने से बने। तो वैसे धातु को क्या कहा जाता है? यौगिक धातु कहा जाता है। जैसे कि लिखावट। अब देखिए लिखावट में क्या प्रत्यय हो जाएगा? पहले इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? लिख प्लस आवट। तो इसमें क्या जुटा है? प्रत्यय के रूप में क्या जुटा है? आवट जुटा है ना। तो अब वही होता है कि जो क्या किसी न किसी प्रत्यय के मिलने से बना हो, वैसे धातु को यौगिक धातु के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि लिखावट, बोलावट, पहनावट। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? यौगिक धातु के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए एक दो को क्वेश्चन धातु से हो जाए कि धातु होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम यदि आपसे पूछे, पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए धातु के कितने प्रकार होते हैं? धातु के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अभी पढ़े ना, धातु के कितने प्रकार? दो। कौन कौन? मूल धातु तथा यौगिक धातु। धातु के कितने प्रकार? दो। तो आंसर में उत्तर में क्या लिखिएगा? दो। क्या हो जाएगा? दो। एक और क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, जैसे कि ऑप्शन के अनुसार बनाते हैं। देखिए हाँ, पहला नंबर ऑप्शन में दिया है 2, दूसरा में दिया है 3, तीसरा में दिया है 4 और लास्ट में दिया है ए नोटी, यानी नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो धातु के कितने रूप होते हैं? तो धातु के मुख्य रूप से अभी पढ़े ना, धातु के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो रूप। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है,
हंसना में धातु क्या होगा? धातु क्या होगा? हंसना में धातु क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 पहले दे दे ह, दूसरा दे दे हंस, तीसरा दे दे ना, और चौथा दे दे एनओटी, यानी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हंसना में क्या हो जाएगा? तो मूल धातु क्या हो जाएगा? क्रिया के जो मूल रूप होता है, यानी ये क्रिया है, हंसना क्या है? एक क्रिया है, और इसका जो मूल रूप होता है, मूल रूप क्या है? हंस। तो ये धातु क्या हो जाएगा? इसमें धातु क्या हो जाएगा? इसमें धातु क्या होगा? तो हंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा। वैसे ही लिखना में क्या हो जाएगा? बताए कि धातु क्या हो जाएगा? तो लिख हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक धातु है? हो गया? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लिख, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पढ़, तीसरा हो जाएगा बोल, और चौथा क्या हो जाएगा? बनावट। ठीक है, तो यौगिक क्या बताता है? वो वैसा धातु जो किसी न किसी प्रत्यय से मिलकर बना है। तो लिख में कोई प्रत्यय शब्द है? नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे दूसरा पढ़ में है? नहीं है। बोल में है? नहीं है। लेकिन बनावट जो है किससे मिलके बना है? बन प्लस आवट से बना है। किससे बना है? बन प्लस आवट से, यानी यह प्रत्यय से मिलके बना है। तो इनमें यौगिक धातु क्या हो जाएगा? यौगिक धातु किसे कहा जाता है? जो किसी न किसी प्रत्यय से मिलके बना होता है। तो इसमें से प्रत्यय से मिलके कौन बना है? तो बनावट बना है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? बनावट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या, कि धातु के कितने रूप है? हंसना क्या, हंसना में हंस जो है वो कौन सा धातु है या फिर क्रिया है? तो हंस क्या है? धातु है। हंसना लग जाए तो क्रिया हो जाएगा। या फिर पूछ दे कि निम्नलिखित में इस शब्द में धातु कौन सी है, फिर आए कि निम्नलिखित में क्या कौन सी यौगिक धातु है, या पूछ दे कि क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो क्रिया के मूल रूप से 2 रूप होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। सकर्मक क्या था? कि जिस पर कर्ता जो काम करता है उसका फल किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। जैसे कि राम आम खा रहा है। राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। खाने में क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो वो काम जो कर रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है? आम पे पड़ रहा है। तो कर्ता हो जाएगा राम, और आम हो जाएगा क्या? आम क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कि राम जो है वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? तो आम खाने का काम कर रहा है। तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक जिसमें केवल क्या होता है? कर्ता और क्रिया होता है, कर्म होता नहीं है। अब सकर्मक अकर्मक पहचाने का तरीका क्या बताया? फर्स्ट में बताया गया था कि क्या होता है कि वाक्य में क्या लगाकर यदि उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया, और यदि ना मिले तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। जैसे कि वह सोती है। हम इस वाक्य में क्या क्या शब्द जोड़े कि वह क्या सोती है? तो क्या कोई इसका उत्तर मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। तो ऐसे वाक्य, ऐसे क्रिया को क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब वही रहे कि वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा है, तब इसमें क्या लगाते हैं कि वह क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। इसमें इसका उत्तर हमें मिल रहा है ना। तो जब उत्तर मिल जाए तो समझिए कि वो सकर्मक होगा, और क्या लगाने के बाद यदि उत्तर ना मिले तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आया हो, मतलब अकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म होता है। ठीक है, इतना जो भी क्रिया के बारे में बताया गया होगा आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चाहे सकर्मक क्रिया हो, अकर्मक क्रिया हो, या धातु हो, या संयुक्त क्रिया के जो प्रकार थे वो आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।